क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है √400 प्लस 0.000 प्लस 0. और यहाँ पे लिखा है 400। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू को अपन को फाइंड करना है। तो आपको बताना है कि 400 का वर्गमूल क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। अब आपको इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे 400 और इसके बाद अपन क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 0। यहाँ पे आ जाएगा 10,000। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400, 0 लिखा हुआ है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों 8 0। कितने 0 आ जाएंगे, 8 0 आ जाएंगे। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही आएगा, 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। और 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। इसी तरह से 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 0 हैं तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 4 0, यानी कि यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, 20 पे 100 का भाग देना है और यहाँ पे 20 पे 10,000 का भाग देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0020 आ जाएगा। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20.2020 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। आपको हूबहू ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपसे आता है तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने बगीचे पे 15,376 सेब के पेड़ लगाता है और उन्हें व्यवस्थित करता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में सेब के पेड़ जितनी पंक्ति में हो तो पंक्ति की संख्या क्या हुई अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो जो भी संख्या दी रहती है, संख्या यहाँ पे कितनी है, 15,376। तो आपको यहाँ पे सिंपल वे पे इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ पे 15,376 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 124। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके वर्गमूल को आपको निकाल देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसपे कुल मतों का 55% वोट अवैध था। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी, 7500। यदि वैध मतों पे एक अन्य उम्मीदवार मिला हुआ है तो आपको उसकी संख्या ज्ञात करना है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ था जिसपे कुल मतों का 55% वोट जो है तो आप वहाँ पे मिला, लेकिन 55% वोट पे 20% अवैध था, जिससे वोटों की संख्या कितनी हो गई, 7500 हो गई। और वैध मतों में एक अन्य उम्मीदवार मिला हुआ है, यानी कि जो वैलिड वोटर था उस पर एक अन्य उम्मीदवार मिला हुआ था। तो आपको उसकी संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 20% अवैध मत। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे 20% अवैध मत, यानी कि यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि वोट जो होती है तो हमेशा 100% होती है अपने आप में, लेकिन क्वेश्चन पे बोली यहाँ पे 20% अवैध। जब 20% अवैध है तो वैध कितना होगा, ये जो है तो अवैध वोट है, तो वैध वोट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 80% आ जाएगी। ठीक है ना, वैलिड वोट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 80% आएगी। तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, वैध मतों की संख्या। तो यहाँ पे वैध मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या आ जाएगी 80, यहाँ पे अपन लिखेंगे 7500 का 80%। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैध मतों की संख्या बराबर 7500 का 80%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7500 इंटू 80/100 इतना आ जाएगा ना। तो 2 0 से 2 0 ये कट गए और यहाँ पे कितना आ जाएगा,
आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप 75 पे 8 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, वैध मतों की संख्या आ जाएगी 6000। इतना आप सब लोग समझ गए ना। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्वेश्चन पे बोला है वैध मतों का 55% वोट, वैध मतों का 55% वोट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, वैध मतों का 55% वोट, वैध मतों का कितना परसेंट बोला है, 55% वोट है, लेकिन उसमें एक अन्य उम्मीदवार मिला है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है, उसमें एक अन्य उम्मीदवार मिला है, तो इस उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिलेगी। जब इस वोटर को 55% वोट मिल गए तो एक अन्य उम्मीदवार है तो उसको कितने वोट मिलेगी, 45% वोट मिलेगी। कितनी वोट मिलेगी, 45%। आपको क्या करना है, 100 में से आप यदि आप 55% को हटा देंगे तो दूसरे बैलेट वोटर की वोट आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 45%। और अभी हमने टोटल बैलेट वोट कितने निकाले थे, 6000 निकाले थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6000 का 45% आपको यहाँ पे निकाल देना है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 6000 का 45% अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको क्या करना है, 45 पे 6 का मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2700। यानी कि उस उम्मीदवार की संख्या कितनी है, उस उम्मीदवारों को वोटों की संख्या मिली है 2700। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो आपको बताना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ज़रा आप सभी लोग सोचिए, यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं थीटा की वैल्यू, कि यहाँ पे 2 आता है। तो आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि अपन थीटा की जगह 45 लिख देते हैं, क्योंकि दोस्तों tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरह से कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो अपना क्लियर हो गया कि यहाँ पे अपनों को क्या करना पड़ेगा, थीटा की जगह 45 लिखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे भी 45 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यदि अपन यहाँ पे भी कोट की जगह 45 लिखेंगे, कोट थीटा बराबर 45, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इसका आंसर क्या रहेगा, 2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे 2 दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, एक मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे हमने एक मीनार बना दी है, ये एक मीनार है, ठीक है ना। ये एक 100 मीटर दूर एक बिंदु है, यहाँ से 100 मीटर दूर ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है ना। यहाँ पे हमने 30 अंश लिख दिया। मैंने आपको बताया था 30 अंश के सामने हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 3 होता है। 30 अंश के सामने हमेशा लंब 1 होता है और आधार √3 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे √3 की जगह क्या बताया गया है, √3 की जगह बताया गया है 100। तो अपन यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ की यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या बताई गई है, √3 की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है 100। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 बटे √3। यदि अपन √3 पे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 √3 का, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 100। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपन यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करे हैं, 100 बटे √3। तो अपन यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बटे √3। तो दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से अपन मीनार की ऊंचाई भी निकाल लिए और यहाँ पे आधार की दूरी भी अपन निकाल लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 100 बटे √3। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस वक्र के पृष्ठ पर उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक ठोस गोलार्ध है जिसकी त्रिज्या कितनी बताई है, 7 सेंटीमीटर। तो उसकी आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग बताएं, यहाँ पे गोलार्ध लिखे, यानी कि
सेमी हेमिस्फीयर लिखा है, यानी कि अर्धगोला, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा अर्धगोले का, यहाँ पे अपन लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी बताई गई 7 बताई गई है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2/पाई/7 इंटू 7 आ जाएगा। एक साथ से एक साथ ये कट गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 इंटू 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 इंटू 22 आ जाएगा। तो जब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो कि काल्पनिक है। तो कौन सी संख्या काल्पनिक है, 3i भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक संख्या है और ये भी एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे एक सीरीज दी है, इस सीरीज का आपका nवां पद ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों और आपके एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि ये कौन सी सीरीज है। यहाँ पे एक सीरीज लिखी है 1, 5, 9, 13, 17। तो ये कौन सी सीरीज होगी दोस्तों, ये होगी समांतर श्रेणी। क्योंकि दोस्तों यदि अपन 5 से 1 यहाँ तक जाते हैं तो कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर आएगा। यदि अपन 9 से 5 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कितना अंतर आएगा, 4 का आएगा। यानी कि आप इन सभी के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है। यदि अपन 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आएगा। यदि अपन 17 में से 13 को घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी कि इन सभी के बीच डिफरेंस जो है तो सेम है। इसलिए दोस्तों ये हो गई समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a + n-1 d होता है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, आप सभी लोग बताएं। तो a की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 1, ठीक है ना। प्रथम पद तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो अपन यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n-1 और d की जगह अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, tn बराबर 1 + n-1 और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n-4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4n-3, यानी कि nवां पद कितना आ जाएगा, nवां पद आ जाएगा 4n-3। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा और 8वें पद का गुणनफल कितना है। तीसरे और 8वें पद का गुणनफल यहाँ पे बताया गया है 243, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे बोला है यदि चौथा पद कितना है, यदि चौथा पद 3 हो तो 7वें पद अपने को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्या करते हैं, तीसरे और 8वें पद को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या आ जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद आ जाएगा AR² और 8वां पद कितना आ जाएगा, 8वां पद आ जाएगा AR7। इसका मल्टीप्लाई क्वेश्चन पे कितना बताया गया, 243 बताया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A² R9 बराबर 243। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि चौथा पद यहाँ पे कितना बताया गया है, चौथा पद यहाँ पे बताया गया 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा AR3 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बताया गया, यानी कि चौथा पद कितना बताया गया, यहाँ पे 3 बताया गया है, ठीक है ना। इतना आपको समझ आ गया ना। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे हमने समीकरण 1 दे दिया और इसको अपन समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर यहाँ पे क्या है, A² R9 बराबर 243 और यहाँ पे क्या है AR3 बराबर यहाँ पे कितना है 3 है। इसको अपन भाग दे देते हैं। तो जब आप इसे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा AR6 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोला, अपने को 7वां पद ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, तो गुणोत्तर श्रेणी का
सातवां पद क्या होगा आपको बताना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद क्या होगा, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है सबसे पहले मुझे आप पता है। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है ARn-1 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा AR7-1, यहाँ पे कितना आ जाएगा AR7-1 बराबर कितना आ जाएगा AR6। और AR6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बता दी गई पहले से ही 81 बता दी गई है। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद क्या आ जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद आ जाएगा 81। कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हों तो उनके बीच प्रवणता का क्या संबंध होता है। यदि रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनके बीच प्रवणता का क्या संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, M1 बराबर M2 होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि लंबवत होंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, M1 इंटू M2 बराबर -1 होगा। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, 2, 3, -2, -5, 3 और 5 दिए गए हैं। तो आपको ये क्या करना है, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है x1, x2, x3 बटे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा y1, y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है, x1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, x1 की जगह अपन लिखेंगे 2, x2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, x2 की जगह भी अपन लिखेंगे -2 और x3 की जगह अपन क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और बटे यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, y1 की जगह अपन क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, y2 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, y3 की जगह अपन क्या लिखेंगे, y3 की जगह लिखेंगे अपन 5 लिखेंगे और यहाँ पे 3 तो आ ही जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -2 से +2 कट जाएगा। यहाँ पे 3 बटे 3 रहेगा और यहाँ पे 3 बटे 3 रहेगा। तो यहाँ पे तो केंद्र कितने आ जाएंगे, 1, 1 इसके केंद्रक आ जाएंगे। यानी कि त्रिभुज का केंद्रक क्या आ जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक आ जाएगा 1, 1। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि 1, 1 त्रिभुज का केंद्रक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहे हैं कि बिंदु 1, 2, 0 से YZ समतल की दूरी, YZ समतल की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि YZ समतल की दूरी यहाँ पे क्या होगी। तो जो यहाँ पे नहीं है वही इसकी दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या नहीं है, Y और Z पे क्या नहीं है, X नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे X नहीं है तो यही इसकी दूरी कहलाएगी। और X का मान यहाँ पे पहले से बता दिए गए हैं 1, ठीक है ना, 1 यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इकाई इसकी दूरी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, YZ समतल की दूरी क्या होती है। तो YZ समतल की दूरी क्या होती है, की दूरी की हमेशा क्या होती है, X होती है। इसी तरह से क्वेश्चन पे पूछ लेता है कि XY तल की दूरी क्या होती है, तो Z होती है। इसी तरह से यदि ZX की दूरी पूछ लेते तो Y होती, ठीक है ना। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे YZ के लिए पूछा था ना, तो यहाँ पे X की वैल्यू, X यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यदि XY दिया रहता तो यहाँ पे Z की वैल्यू पूछता तो Z यहाँ पे कितना आ जाए, 0 आ जाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, साइन x का अवकलज क्या होगा, यानी कि इसका अवकलन क्या होगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लिख दिया साइन x हमने लिख दिया। इसको अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब अपने क्या करते हैं, इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो इसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, d/dx आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, ठीक है। अपन साइन का जब अवकलन करते हैं तो क्या आता है, कॉस। साइन का अवकलन करते हैं तो कॉस आता है, ठीक है ना। कॉस साइन x का अवकलन करते हैं तो कॉस x आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे x तो लिखा नहीं है, तो x की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन
एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से अवकलन होगा, यहाँ पे किसका अवकलन होगा, डी अपन डी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का एक बार फिर से अवकलन होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो ये तो लिखा ही रहेगा एज इट इज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास रहेगा आंसर, कॉस एक्स और यहाँ पे कितना रहेगा, कॉस एक्स रहेगा। ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से आंसर पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, मोड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे 2, मोड ऑफ बी की वैल्यू 5, ए इंटू बी, ए क्रॉस बी यहाँ पे कितना बताएगा, 8 बताया गया है। तो इसके वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो दोस्तों आप सब लोग मुझे बताएं कि मोड ऑफ ए क्रॉस बी इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए मॉड इंटू बी मॉड, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बराबर साइन थीटा। इतना आ गया ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे बताई गई है 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है। तो अपन इसकी जगह 8 लिख देंगे, मोड ऑफ ए की जगह कितनी लिख देंगे अपन, 2 लिख देंगे, और मोड ऑफ बी की जगह अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा 8/10, ठीक है ना। यहाँ पे साइन थीटा क्या आ चुका है, यहाँ पे साइन थीटा आ चुका है 8/10, यानी कि अपन इसे क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे साइन है ना, तो कॉस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा √1 - 4/5 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो आप सभी लोग को पता होगी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 4/5 थी। तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/5 आ चुकी है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्वेश्चन पे बोला है ए इंटू बी, इसकी वैल्यू को अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्रॉस पे क्या होता है, साइन आता है, और इंटू पे क्या होता है, कॉस आता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे अपन 5 लिखेंगे, और कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, 3/5 लिख देंगे। तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 6। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, विराट कोहली की 11 पारियों में कुछ रन औसत था, 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसी ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 12वीं पारी में क्या करता है, 120 रन बनाता है। 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जैसे उसका औसत में कितने रन बढ़ जाते हैं, 5 रन बढ़ जाते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 12 × 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। और मैंने एक वीडियो पे आपको बताया था, जब भी यहाँ पे रन बढ़ जाते हैं ना, जब भी रन यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो बढ़ने वाले केस में हमेशा वहाँ पे माइनस करते हैं, बढ़ने वाले केस में हमेशा वहाँ पे माइनस करते हैं, और घटने वाले केस पे वहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक ना। बढ़ने वाले केस में अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और घटने वाले केस पे अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 5 रन बढ़ जाते हैं, औसत पे कितने रन बढ़ जाते हैं, 5 रन बढ़ जाते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 120 में से यदि अपन 60 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों औसत पे क्या परिवर्तन होता है, औसत पे 5 रन बढ़ जाते हैं। औसत पे क्या हो रहा है, औसत पे हो रहे हैं 5 रन बढ़ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, +5 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
65। ठीक है ना। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैन इसी का खेल है, एक बार आप इसे क्या करते हैं, एक बार इसे घटाते हैं और एक बार इसे जोड़ देते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 7:20 पर घड़ी के में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 7:20 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको एक ट्रिक को याद करना पड़ेगा। एक मैं ट्रिक आपको लिख देता हूँ। तो ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक रहेगी 30H माइनस 11/2 M। M मतलब मिनट और H मतलब हॉर, यानी कि यहाँ पे 7 लिखे ना तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और मिनट कितने लिखे 20 लिखे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आप अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 30 इंटू H की जगह अपन क्या लिखेंगे, H की जगह लिखेंगे 7 माइनस 11/2, मिनट कितने यहाँ पे हैं 20 है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 30 में यदि अपन 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 110। यदि अपन 210 में से 110 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि अपन 210 से क्या करते हैं 110 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 100 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच यहाँ पे कितने अंश का कोण रहेगा, 100 डिग्री का कोण रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चल रही हैं, उनके सिरों की संख्या कितनी है 35 है, पैरों की संख्या कितनी है 90 है। तो तोते की संख्या अपने को ज्ञात करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन अभी NFC और SWB दोनों एग्जाम पे पूछे गए थे। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताएं, जो तोता है और जो बकरी है उनके सिर तो हमेशा एक ही रहेंगे। अपन क्या करते हैं, तोते को अपन क्या मानते हैं, तोते को अपन मान लेते हैं X, और बकरी को अपन क्या मान लेते हैं Y मान लेते हैं। इनके सिरों की संख्या कितनी है, इनकी सिरों की संख्या है 35। अब आप सब लोग मुझे बताएं कि तोते के कितने पैर होते हैं, तोते के पैर होते हैं 2, यानी कि अपन यहाँ पे लिखेंगे 2X, और बकरी के कितने पैर होते हैं, बकरी के पैर होते हैं 4, तो यहाँ पे अपन लिख दिया 4Y। यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी बताई गई है 90 बताई गई है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 25, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्वेश्चन पे क्या बोला है, तोते की संख्या, तोते को अपन क्या माना था x माना था, तो x यानी कि x बराबर क्या बताया गया यहाँ पे 25, तो यहाँ पे तोते की संख्या कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन अभी फरवरी 2021 पे NPCIL का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप में से किसी ने NPCIL का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसे पता होगा हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 से 100 तक के अंकों पे 1 कितनी बार आता है, तो कितनी बार आता है 21 बार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था, तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए, आप उस वीडियो को मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप सभी लोग समझ जाएंगे, बहुत ईजी तरीके से मैंने उसे समझाया था। ठीक है, तो 1 से 100 तक की गिनती पे 1 कितनी बार आता है 21 बार आता है, इतने आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिन पे, बी किसी कार्य को 9 दिन पे और सी किसी कार्य को 12 दिन पे समाप्त करता है। बी और सी काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, तो शेष कार्य ए द्वारा कितने दिन पे किया जाएगा, आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन पे कर रहा है, बी किसी कार्य को 9 दिन पे कर रहा है और सी किसी कार्य को 12 दिन पे कर रहा है। यदि अपन टोटल वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो ए एक दिन पे कितना काम करेगा, ए एक दिन पे कितना काम करेगा 3 काम करेगा, बी एक दिन पे 8 काम करेगा और सी एक दिन पे कितना काम करेगा 6 काम करेगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे बोल रहा है बी और सी
काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, बी प्लस सी। तो अपन बी प्लस सी को अपन जोड़ देते हैं, यानी कि 8 प्लस 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 8 प्लस 6 यानी कि 14 आ जाएगा। कितने दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि बी और सी 42 काम को पूरा कर चुके हैं। अब शेष काम कितना बचा, 42 काम को जब बी और सी पूरा कर चुके हैं तो शेष काम कितना बचा, तो 72 काम से यदि अपन 42 काम को घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, आप सभी लोग बताएं। तो 72 में से यदि अपन 42 को घटा देते हैं तो 30 आता है। और इस 30 काम को कौन पूरा करेगा, और इस 30 काम को पूरा करेगा ए करेगा। इस 30 काम को कौन पूरा करेगा। अब यहाँ पे कितना काम बचा, 30 काम बचा हुआ है। और इस काम को कौन पूरा करेगा, ए करेगा। ए एक दिन पे कितना काम करता था, एक दिन पे कितना काम करता था, 3 काम करता था। तो 30 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 0 अंश। यानी कि जो अपने से ज़मीन के ऊपर होता है ना, हमेशा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप सब लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका हमेशा क्या अपरिवर्तित रहता है, घनत्व जो है तो उसका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि किसी वस्तु की यदि अपन मात्रा बदल लेते हैं ना तो उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो होता है, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है ना तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यदि क्वेश्चन पे पूछ लेता है कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है, डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है तो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पे परिवर्तित करता है। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है, केल्विन मान पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। आपको बताना है कि जो केल्विन स्केल होता है उसमें मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो कितना होता है, 300 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पे ध्वनि की चाल कितनी है, 332 है, तो बाद में भी ध्वनि की चाल 332 ही रहेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि ट्रांजिस्टर पे 2 धारा प्रबंधन गुणांक में सही संबंध है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें धारा प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो हमेशा क्या होता है, बीटा का मान हमेशा यहाँ पे अल्फा से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग NPCL वाले एग्जाम पे जो हुआ था ना उस पर आप इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कूलम आवेश देने पर किसी चालक की विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर होता है Q/V, यानी कि आवेश बटे वोल्ट होते हैं, यानी कि आवेश बटे विभवांतर होता है। ठीक है ना, धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर होता है। यहाँ पे आवेश कितना दिया जा रहा है, आवेश यहाँ पे 10 कूलम दिया जा रहा है और यहाँ पे विभव कितना है, यानी कि विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे धारिता कितनी आ जाएगी, 5 फैराड आ जाएगी। यानी कि जो धारिता का SI मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे
धारिता कितनी आ जाएगी, 5 फैराड आ जाएगी। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि धारिता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो धारिता का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेलों को श्रेणी क्रम पे जोड़ा जाए तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, सेलों को श्रेणी क्रम पे जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE होगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, NPCIL के एग्जाम पे अधिकतर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के बढ़ते क्रम पे आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, अमीटर आएगा, इसके बाद धारामापी आएगा और इसके बाद वोल्टमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किए जाते हैं। कौन से विकिरण उत्पन्न किए जाते हैं, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होते हैं, मैंने आपको एक बार फिर से बताया था। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे होगी mgh होगी। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, mgh होगी। यहाँ पे m बराबर क्या है, 10 किलोग्राम, g बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 दी हुई है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 980 जूल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है, भारहीनता की स्थिति पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। आपको बताना है कि इन सभी में किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है, तो किसमें होता है, जल पे, यानी कि पानी में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके। तो किस कोण पर मारा जाना चाहिए, 45 अंश के कोण पर मारा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आपको बताना है कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो किसका विक्षेपण अधिक होता है, बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो किसका होता है, बैगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। आपको बताना है कि 1 माइक्रोन पे कितने मीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोन पे कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। आपको इसे याद रखना पड़ेगा, 1 माइक्रोन पे कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन 12 के 2018 वाले एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आप सभी लोग बताएं। एक कण का द्रव्यमान कितना है, m है, संवेग कितना है, p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, यानी कि इसका रिलेशन पूछा है। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, p²/2m बराबर के होता है। ये इसके बीच एक रिलेशन होता है। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है p बराबर √2m_k, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच ये संबंध को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं k बराबर p²/2m, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक कर धारा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, लेक्लांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली समीकरण होता है। आपको बताना है कि डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है। तो डी ब्रोगली समीकरण होता है लैम्डा बराबर एच अपान द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है ना। यानी सी यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का वेग, और ए मतलब मॉस यानी कि द्रव्यमान हो गया। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रवों की सांद्रता घटती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की ऊर्जा की इकाई किसमें मापी जाती है? दोस्तों अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है भोजन की ऊर्जा किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो किस इकाई में व्यक्त की जाती है? कैलोरी पे व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको IUPAC नाम ज्ञात करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं अभी HWB का एक जो एग्जाम हुआ ना, उस पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखेंगे COOH अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के क्रम को लिख देंगे। तो यहाँ पे पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा कार्बन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट आ गया ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 इन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो आप सभी लोग बताइए ये आंसर कौन से ऑप्शन पे है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन पे नहीं है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन 1 ओइक अम्ल, इस तरह से अपन लिख सकते हैं ना। तो ये कौन से ऑप्शन पे है? ये जो है तो ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से दोस्तों आपको IUPAC नाम लिखते आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा कराने वाली मुख्य गैस है। तो अम्ल वर्षा किस किस गैस के कारण होती है? NO2 के कारण होती है और SO2 के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल उद्योग पे किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल उद्योग पे किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? सोल्डर किसके मिश्र धातु है? आपको बताना है कि सोल्डर किसके मिश्र धातु है। तो सोल्डर किसके किसके मिश्र धातु होती है? सोल्डर लेड प्लस टिन की मिश्र धातु होती है। किसकी किसकी होती है? सीसा प्लस टिन की मिश्र धातु होती है। कौन से ऑप्शन पे लिखा है? ये किसी भी ऑप्शन पे नहीं लिखा है, तो आपको इसे सुधार लेना है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है? लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। तो आप इसे सुधार सकते हैं। यहाँ पे कांसा की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे कांसा की जगह आ जाएगा सीसा आ जाएगा, ठीक है ना। टिन और सीसा की मिश्र धातु है, तो आप इसे सुधार भी सकते हैं या फिर आप इसे याद कर लीजिए। सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है? लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोम क्या है? तो मोम क्या है? एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कैरेट के सोने पे उसकी शुद्धता का प्रतिशत कितना होता है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो 24 कैरेट का सोना होता है ना, एकदम शुद्ध होता है, तो उसके प्रतिशत कितना आ जाएगा? 100% शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने को क्या कहा जाता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको बता दूं NPCIL के एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।